नमस्ते साथियों, वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय गौ माँ, जय आयुर्वेद। साथियों, एक बार निवेदन है सबसे, अभी 7-8-10 दिन में वसंत ऋतु का आगमन होने वाला है। तो सभी साथियों से निवेदन है, बहुत सारे साथियों को फोन आ रहे थे कि जिस मौसम में क्या खाना क्या पीना, और जो बुखार है जिसको पिछली बार सरकार ने कुछ और बना दिया था, तो उससे कैसे बचना, हो जाए तो क्या करना, हो ही ना बुखार उसके लिए क्या करना। तो सभी साथियों से निवेदन है, एक बार पेन कॉपी ले ले अपने साथ में और कॉपी पेन लेके बैठ जाए, फ्री होके बैठ जाए। जल्दबाजी का विषय नहीं है, जो भी साथी है वो कॉपी पेन लेके बैठ जाए और अपने साथी जितने भी हैं एक बार जोड़ लीजिए, क्योंकि बुखार के बारे में जो चर्चा करेंगे थोड़ी लंबी चर्चा भी होगी और ये काम की चर्चा भी होगी। ये सिर्फ कोई फेसबुक का कोई मामला नहीं है, ये आपके काम की चीज रहेगी। तो एक बार अपने कम से कम इसको सभी ग्रुपों में भेज दीजिए, जो आयुर्वेद के ग्रुप हैं या अपने जो साथियों के ग्रुप हैं, और कॉपी पेन लेके आराम से बैठ जाइए। मैं चर्चा इसमें करूंगा, लेकिन चर्चा में मेरे साथ एक हमारे मुख्य वैद्य जी भी रहेंगे, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, ना उनकी आवाज सुना पाऊंगा। कुछ इश्यूज हैं, वो कभी कैमरे पे नहीं आते, लेकिन हम चर्चा करेंगे। आप सुन लेना सारी बात, और जिस तरह के बुखार है वो सारी हम चर्चा करेंगे। और किसी को कोई इसमें डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकता है। तो साथियों, शुरू करते हैं एक बार। सबसे पहले आज वैद्य जी से मेरी जो चर्चा हो रही थी और एक बड़ी गजब बात निकल के आई, और बात ये निकल के आई कि जी होलिका दहन जो होता है, होलिका दहन वो असल में होता क्या है। तो ऐसी हमारी चर्चा चली हुई थी। तो वैद्य जी ने कहा कि होलिका दहन, मैंने कहा हाँ जी। उसने कहा जी जैसे अभी क्या है, होलिका दहन पे चने होते हैं, चनों को, कच्चे चनों को, थोड़ा सा कच्चे और पक्के चनों को भून के खाया जाता है, और जो चने का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको होलिका बोलते हैं, चने के ऊपर के हिस्से को। और अंदर जो भी नया अनाज होता है उसको पहलाद बोलते हैं। पहलाद मतलब पहला अनाज अंदर से। तो हमारे यहाँ पे जहां भी खासकर चने होते हैं, आपने देखा होगा चनों के होड़ बनाए जाते हैं। आपने जब छोटे होगे तब खाए भी होंगे। तो वो होड़ बनाने की जो पूरा जो रिवाज था वो इन्हीं दिनों में था। क्या? होड़े बनाने का जो रिवाज था इन दिनों में था। और होड़े के अंदर जो अनाज होता है उसको पहलाद बोलते हैं। इस तरह से होली का पहलाद का जो एक कंसेप्ट था, वो होला जल जाता, मतलब जो चने के ऊपर का होला जल जाता था और अंदर का जो पहलाद था वो बच जाता था। तो एक कंसेप्ट ये भी है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं साथियों। अभी मान के चलो कि 10 दिन में साथ में एक वैद्य जी बता रहे हैं जो भूनने का नियम था, जो भूनने का। तो ये बता रहे 2 साल के बच्चे को बुखार का इलाज बताएं। एक बार पहले पूरा सुन लीजिए, पूरा कंसेप्ट सुन लीजिए, उसके बाद जो आपकी सारे सवालों को ले लेंगे, पूरी बातें पर सुन लीजिए इस बुखार के बारे में, इस मौसम के बारे में। साथियों, इस मौसम में क्या होगा, जो जैसे मैं पिछली साल भी बताया था आप लोगों को, मैंने ये बताया था कि वसंत ऋतु जब आएगी तो उसमें कफ दूषित होगा। जिस तरह से पहाड़ पे बर्फ पिघलेगी, आपका कफ भी पिघलेगा और दूषित कफ निकलेगा और नया कफ आएगा। ये ना वैद्य जी। तो इसमें जो मुख्य जो चीजें हैं, ये मान के चलो अभी थोड़ी सी ठंड बची है, आप मान के चलो 10 दिन बाद और वसंत ऋतु का आगमन होने वाला है। तो साथियों, मुख्य बातें जो इसमें आपने छोड़ देनी है इस मौसम में, वो छोड़ना क्या है, आपने दूध जो है वो बिना हल्दी के नहीं पीना। लगभग 2 महीने तक दूध आपने हल्दी डाल के ही पीना है, एक चीज। दूसरा, आपने मीठा जो है, अभी तक जो आप भारी भोजन कर रहे थे, उबालना है कहीं वैसे भी। हाँ, हल्दी को उबालना है, ये ध्यान रखना। दूसरा, आप जो मीठा और भारी भोजन कर रहे थे वो इस 10 दिन बाद मान के चलना कि वो भी आप छोड़ देना। घी अगर आप घर का खा रहे हो तो घी आप जितना खा रहे हो उतना खाते रहना। थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन घी ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। व्यायाम आप जरूर कर सकते हैं, व्यायाम बिल्कुल करना है। और इसमें जो खासकर जो खाते हैं कि जैसे चने, भुना हुआ चना, वो इस मौसम में बहुत गजब काम करेगा, क्योंकि वो कफ को सुखाएगा। वो कफ को सुखाने का जो काम करेगा वो भुना हुआ चना करेगा। तो भुने हुए जो चने खाने का विधान है वो बहुत गजब है। तो भुने हुए जौ और भुने हुए चने जरूर खाने आपने। धानी भुगड़ा बोलते हैं उसको, धानी भुगड़ा बोलते हैं कुछ जगह पे उसको। तो साथियों, इस तरह के अनाज जो पानी को सोखते हैं, इस तरह के अनाज बहुत बढ़िया है। दिन में बिल्कुल नहीं सोना, ये ध्यान रखना। दिन में सोना बिल्कुल वर्जित रहेगा, ताकि ये काम जो मैं बता रहा हूं ये बुखार ना आए, इसके लिए आपको बता रहे हैं। इसमें आयुर्वेद ये भी कहता है कि आपको जो पानी पीना वो पका हुआ पीना, पानी पका कर पीना। साथियों, बीच बीच में इसको शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जो बुखार की जो आज जो बुखार के बारे में चर्चा होगी वो गजब ही होगी। और जो बहुत सारे साथी हैं बुखार में जो खासकर परेशान जो रहते हैं, क्योंकि वैद्य जी कई बार ऐसी बात बता देते हैं कि अचंभा हो जाता है। आज मैं आपको एक वाक्य बताता हूं। आज एक साथी आया कोई गौशाला में, उसने कहा जी
मेरे बच्चे को चश्मा लगा हुआ है, तो वैजी बैठे थे साथ में, तो उसने कहा कि आपके बच्चे के ना रिब्स बैठे हुए हैं। पहली बार मैंने बोल दिया कि रिब्स बैठे हुए हैं। रिब्स मतलब जो पसली होती हैं। उसने कहा जी आपको कैसे पता? कि मैंने बता दी। उसने जब सारी पूछी उसकी कि आपके बच्चे का नमूनिया बिगड़ा था और नमूनिया बिगड़ने से रिब्स बैठ गए थे और रिब्स बैठने की वजह से आपके बच्चे की आंखों में चश्मा लगा हुआ है, तो उसने वो सारी बात मान भी ली। तो समस्या कई बार ये आती है कि चिकित्सा में आपको दिखता कुछ है, समस्या कुछ होती है। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, मैं पहले विषय पे आ जाता हूं। तो इसमें जो मुख्य विषय ये है कि इस मौसम में अगर ये चीजें आप करोगे तो लगभग संभावना है आपको, अगर कफ बिगाड़ आप अपना कफ नहीं बिगाड़ोगे, भारी भोजन नहीं करोगे, तो लगभग आपको बुखार नहीं आएगा। अब मान लीजिए आपको बुखार आ भी जाता है, अगर कफ का बुखार जो ऋषि चरक ने, ऋषि वाघभट्ट ने जो जिक्र किया वसंत ऋतु में जो कफ का बुखार होता है, जिसको सरकारों ने क्या क्या बीमारी बनाई, क्या क्या बीमारी के नाम पे क्या क्या आपको दिया, किस तरह लोग हॉस्पिटल गए, किस तरह हॉस्पिटल जाने के बाद लोग वापिस आए कि नहीं आए, एक बड़ा विषय है। हम तो ये जानते हैं और इस बुखार से बचना चाहते हैं, इन षड्यंत्रों से बचना चाहते हैं। तो वैसे अगर मैं गलत ना हूं तो इस बुखार में आपको कुछ चीजें आपको बिल्कुल आपके घर में होनी चाहिए, तैयारी कर लीजिए। क्या क्या होना चाहिए? एक तो सबसे पहले, हाँ माफी चाहूंगा साथियों, कुछ नेटवर्क का विषय इश्यू आ गया था, एक बार दोबारा कोशिश करिए जोड़ने की। तो मान लीजिए अगर बुखार आ भी गया तो कफ के जो जबर है, कफ का जो जबर है उसका लक्षण मैं रिपीट कर देता हूं कि उसके क्या क्या लक्षण होंगे। वैसे रिपीट करना, कफ के जबर क्या क्या लक्षण होंगे? श्वास लेने में परेशानी हो सकती है, नाक रुक सकती है, कान भी रुक सकते हैं, और वैसे इसके अलावा गले में खराश, मल मूत्र का रंग सफेद हो जाना, सॉरी बदहजमी हो जाना। बदहजमी भी कफ के रोग का ही लक्षण है। इसके अलावा तेज बुखार भी हो सकता है। दिन के पहले पहर में बुखार होगा, रात्रि के पहले पहर में बुखार होगा, सर दर्द हो सकता है, भूख लगना बंद हो जाएगी। एक बार सबसे निवेदन है, बीच में इश्यू नेटवर्क का हो गया था, आप थोड़ा सा इसको एक बार कुछ ग्रुपों में सेंड कर दीजिए। ये लक्षण जो है, इसके अलावा भी महर्षि चरक ने 32 लक्षण बताए हैं कफ के जबर के। आज नहीं बताए, हजारों साल पहले बता के गए हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है? आपको भूख लगना बंद हो जाएगी, बदन टूटेगा, बहुत बुरी तरह बदन टूट सकता है, तेज जबर हो सकता है। वह इसके अलावा अगर ये लक्षण मान के चलो, इसमें खासकर लक्षण जो है कान बंद होने का, ये कफ का जबर का लक्षण है। अगर ये आपको लक्षण है तो आप पहले दिन से ही आपने बुखार नहीं उतारना, कोई भी टैबलेट लेके। बुखार का पहला नियम यह है कि आपने बुखार को नहीं उतारना। बुखार का दूसरा नियम यह है कि आपने सिर्फ पका हुआ पानी पीना। बुखार का तीसरा नियम यह है कि आपने उपवास करना है। कोई भी बुखार आए सिर्फ आपने उपवास करना है, कम से कम 24 घंटे आपने पहले 24 घंटे उपवास करना है, और दवाई भी कोशिश करना 24 घंटे बाद लेना शुरू करो। तो अभी आपको जो घर पे दवाई लेके रखनी है वो ध्यान करना। अमृतारिष्ट, संजीवनी वटी, त्रिकुटा, शीतोपलादी, महासुदर्शन वटी भी ले सकते हो आप साथ में, काढ़ा या सॉरी महासुदर्शन चूर्ण या वटी, जवर अंकुश, जवर अंकुश, सॉरी, और तुलसी वगैरह आपकी ड्रॉप जो है वो साथ में आपकी होनी चाहिए। कोई व्यक्ति गाय पालता है और पंचगव्य में विश्वास करता है, पंचगव्य थेरेपी में, और गोमूत्र पीने से कोई दिक्कत नहीं है, तो गोमूत्र का तुलसी अर्क बना ले सकता है, गोमूत्र भी आप ताजा ले सकते हो। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब देखो, मान लीजिए किसी को कफ का ज्वर हुआ, अमृतारिष्ट के 2-2 ढक्कन सुबह शाम ले सकते हो, मूंग की दाल का पानी ले सकते हो आप साथ में, जवर अंकुश ले सकते हो आप, संजीवनी वटी ले सकते हो। लगभग इन 3 से 4 दवाइयों में ही 99% बुखार उतर जाएगा। 3 से मैक्सिमम 3 से 4 दिन, वैसे गलत तो नहीं मैं, अगर आपने परहेज किया, अगर आपने कोई बुखार नहीं उतारा तो। अब साथियों, संकट कहां पे है, समस्या कहां थी, वो जो ध्यान देने वाली बात है। ये जो बुखार है, ये आयुर्वेद में 248 तरह का बताया, मैं कई बार पहले भी जिक्र करता हूं। 248 तरह का बुखार आयुर्वेद में बताया है, और 248 तरह का बुखार जानने की, उनकी प्रवृत्ति की लगभग इस कोटि के विद्वान बहुत कम बचे हैं, तो बचे ही नहीं है या बहुत कम बचे हैं। अब संकट क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे बुखार आता है वो कोई भी टैबलेट ले लेते हैं,
जो भी आप आज बाजार में मिलती है, और बुखार को उतार लेते हैं। अब जैसे बुखार उतारते हैं एलोपैथी से, तो लगभग 99% केसों में वो जो जवर है, वो जिसको आप टाइफाइड बोलते हो या जिसको आप विषम जवर बोलते हो, उसमें चेंज हो जाता है, उसको टूट के उसमें बदल जाता है। उनको लगता है कि आपका बुखार उतर चुका है, लेकिन असल में वो जीर्ण जवर में बदल जाता है, जीर्ण जवर में। अब होता क्या है, जब तक वो बुखार आप जिएंगे तब तक आपके अंदर रहेगा। उस बुखार के लक्षण भी मैंने पहले बताए हैं, दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं। अगर किसी को टाइफाइड अंदर है, वो भले ही रिपोर्ट में ना आए, उसके लक्षण क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। आंखों में भारीपन रहेगा, बाल उतरेंगे, यहां इस जगह पे, इस जगह स्वेलिंग टाइप सा भारीपन रहेगा, इस जगह पे पिंडलियों में खिंचाव रहेगा, लीवर भी खाने के बाद भारीपन आएगा, और उसको बार बार बुखार होगा, 6 महीने में, साल में उसको बुखार आएगा, सूखी खांसी इस तरह का भी उसको रहेगा। साथियों, अब क्या होगा, मान लीजिए किसी को टाइफाइड बिगड़ा हुआ है और वसंत ऋतु में वो बुखार भी आ गया, और साथ में वो जैसे ही बुखार आएगा तो जो टाइफाइड है वो साथ में उसमें मिक्स होके और इस तरह का बुखार हो जाएगा कि व्यक्ति घबरा जाएगा। हाँ जी भाई, सबसे बुरी बीमारी। आप अगर मान लीजिए आप छोटी मोटी चिकित्सा भी जानते हो तब भी फंस जाओगे। जब तक उस टाइफाइड का इलाज नहीं होगा तब तक आपका उस नवीन जो आपको नया जबर जो आया है, जो कफ का जबर है, उसका भी इलाज नहीं होगा। और इसके हम भुगत भोगी हैं, इसको हम भुगत चुके हैं। तो साथियों, जब ये कंडीशन आती है और व्यक्ति जब फंसता है बुरी तरह, तो उसको लगता है कि सच में मुझे वही हो गया जो सरकारें कह रही है। ऐसा हमने बहुत सारे केसों में देखा है। और लगभग आज अगर मैं बात करूं तो 100 में से 70% व्यक्तियों को, महिलाओं को, बच्चों को ये जीर्ण जवर है जिसका उन्हें पता ही नहीं है। और जब तक इनका जीर्ण जवर नहीं जाएगा, उनको गर्भाशय, महिलाओं को खासकर गर्भाशय गांठ होगी, पुरुषों को गांठें होंगी, और दुनिया भर की बीमारियां आएंगी। लीवर फैटी रहेगा, लीवर में समस्या आएंगी, पेट में भारीपन आएगा। इस तरह के जो सारे काम हैं, ये आते हैं टाइफाइड की वजह से, विषम जवर को बिगड़, जीर्ण जवर की वजह से। अब जब तक आप इसकी चिकित्सा नहीं करोगे, सबसे मुश्किल चिकित्सा भी वैद्य बता रहे इसकी है। अब साथियों, इसकी चिकित्सा क्या है? इसकी चिकित्सा जो हम लोग घरों पे यूज करते हैं, जिसको अच्छी लगे कर लेना, जिसको लगे नहीं मैं तो हॉस्पिटल में जाना है, बड़े से बड़े में जाओ भाई, कोई मना आपको नहीं कर रहा। हम कोई यहाँ पे किसी को जाने से नहीं रोक रहे। जिसको एलोपैथी की चिकित्सा करानी है जाओ कराइए, बड़े हॉस्पिटल में जाने बड़े में जाओ, छोटे में जाना छोटे में जाओ, सुई लेनी है सुई ले, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम तो उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जो चाहते हैं कि हम अपना इलाज जो है वो आयुर्वेद से करें। हम ये बात उनके लिए हो रही है, बाकी कोई हो तो छोड़ के चला जाए वीडियो, हमें कोई परेशानी नहीं है। अब साथियों, दोबारा से कॉपी पेन आपके हाथ में होगा। एक दवाई का नाम मैं बता रहा हूं जो हम अपने घर पे यूज करते हैं। हम किसी को सुजेस्ट नहीं कर रहे, हम अपने घर पे यूज करते हैं। आपका मन है तो ले लेना, नहीं तो मत लेना। विषम जवरांतक लोह सवर्ण में, लोग गलती कर जाएंगे इसमें लेने मात्रा में ना। हाँ नहीं, आप इनको काल में एक और अमृता बता दो और सुदर्शन बहुत बारीकी से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि जो ये मैं दवाई का जो नाम ले रहा हूं, ये ध्यान से लेनी है, समझ में ना आए तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ये ध्यान रखना। विषम जवरांतक लोह सवर्ण में, ये बता रहा हूं, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, विषम जवरांतक लोह सवर्ण में, सवर्ण मतलब सोना उसमें जो मिक्स होता है। ये अपने घर पे रखिए, या अपने लिए के, तो एक आपने लेकर ने काल मेघासव, काल मेघासव, और तीसरा सुदर्शन चूर्ण। अब ये जो विषम जवरांतक है, ये बहुत ध्यान से लेने की दवाई है। हम ये नहीं चाहते बताना, लेकिन समस्या ये है कि हम बहुत सारे लोगों के पिछली साल की तरह हम शायद अब की बार भी फोन ना उठा पाए। उस स्थिति में हम सबको नहीं कोऑपरेट कर पाते, क्योंकि 2 से 3 हजार 4 हजार व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं। तो आज आप ध्यान से सुन लीजिए करना क्या है। अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखें, आपको आप इस तरह के लक्षण में फंस जाओ, वैसे जब ये मल्टीप्लाई होगा बुखार और टाइफाइड, तब लक्षण किस तरह के रहेंगे? सांस लेने में बहुत बुरी तरह बेचैनी हो सकती है, ये ध्यान रखना। सांस लेने में इतनी बेचैनी हो जाएगी आपको लगेगा कि मरने वाले हो। आंखों में जलन हो सकती है, सर बहुत भारी हो रह सकता है, तेज बुखार हो सकता है। ये जब बुखार मिक्स होगा, जब बिगड़ेगा, तो इस तरह की परिस्थिति आएगी। और खासकर उनको आएगी जिनको बार बार बुखार होता है, जिनको पहले कभी टाइफाइड रहा, उसने एलोपैथी से टाइफाइड उतारा हो, ये ध्यान रखना। अब करना क्या है?
सिर्फ उबला हुआ पानी पीना है, मूंग दाल का पानी पीना है। फल में सिर्फ अनार ले सकते हैं, फल में सिर्फ अनार ले सकते हैं। विषम जबरांतक जो मैंने दवाई बताई, अगर वो किसी को पाउडर फॉर्म में मिल जाए, ध्यान रखना पाउडर फॉर्म में मिले। हाँ साथियों, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, विषम जबरांतक लोह अगर किसी साथी को पाउडर फॉर्म में मिले किसी कंपनी की, एक तो मैं स्पष्ट कर दूं, मेरे लिए कोई भी दवाई भेजने के लिए फोन ना करे। पहली बात, मैं किसी की दवाई नहीं भेजने वाला, आपको ये दवाइयां अपने बाजार से लेके आनी है। विषम जबरांतक किसी को पाउडर फॉर्म में मिले तो आपने क्या करना है, जौ के दाने के बराबर के दाने, भुना जीरा 2 ग्राम भुना हुआ जीरा, आधा चम्मच तक, आधा 2 ग्राम से मतलब आधा चम्मच के करीब, और आधा चम्मच शहद सुबह शाम खाली पेट लेना है। शुद्ध होना चाहिए। शहद शुद्ध हो, ये ध्यान रखना। दूसरा, अगर बच्चा है 10 साल से छोटा तो जीरे के दाने के बराबर देना है, मेथी के दाने, मूंग के दाने के बराबर। हाँ, मूंग समझते ना, मूंग जो होती है, मूंग से भी कम। मूंग का दाना मतलब आधा हो जाए उसके बराबर देना, ये ध्यान रखना। अगर आपको टैबलेट फॉर्म में मिल जाए तो आप एक गोली बड़े को और आधी गोली छोटे को दे सकते हो। जो काल बेग आसव है उसके 2 ढक्कन खाने के बाद बड़े को, छोटे को 1 ढक्कन दे सकते हो। सुदर्शन चूर्ण जो है वो आधा चम्मच खाने के बाद बड़ों को, और उसमें से आधे में से आधा छोटों को दे सकते हो। ये साथ में वैजी मान लीजिए ये कफ जबर और साथ में ये टाइफाइड हो जाए, वो अदरक, वैजी कफ जबर और साथ में ये हो जाए तो बुखार तेज हो तो जबर कुछ ले सकते हैं साथ में। अगर 103-4 डिग्री तक जाए हाँ, तो चंदन कला रस, अगर बुखार 103 से ऊपर जाए, ध्यान रखना 103 से ऊपर, 102 तो घबराने की जरूरत नहीं है, 103 तक भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 103 से ऊपर जाए तो आप चंद्रकला रस 1 गोली बता, 2 गोली शहद में दे सकते हो। छोटे बच्चे के, छोटे बच्चे को 1, बड़े को 2 गोली शहद में दे सकते हो। उससे क्या है, उसका बाथरूम बढ़ेगा और बुखार उतर जाएगा। रूटीन में नहीं देनी, वो बुखार उतारने के लिए दे सकते हो। ये जो 3 मैंने बाकी की दवाई बताई हैं, ये लगभग 3 से 4 दिन में आपको इस समस्या से बाहर निकाल देंगे। ये ही रास्ता है, आप दुनिया के किसी हॉस्पिटल में चले जाना, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, वापस नहीं आओगे। क्योंकि ये बुखारों की जो चिकित्सा है, गलती से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टाइफाइड में ग्लूकोज लगवा लेते हैं, जो सबसे बड़ा विनाश का कारण है और मौत का कारण है। अभी वो एक ठीक हुआ है मुझको। बचपन में भी अगर किसी को नमूनिये में, बचपन में 10 साल में, 8 साल की उम्र में भी किसी को बचपन में नमूनिये में ग्लूकोज लगी है, वो सारी उम्र, कई बार ऐसा भी होता है कि एलर्जी होती है, एस्थमेटिक एलर्जी। बचपन में ग्लूकोज लगाया हुआ बुखार में, वो बाद में एस्थमेटिक एलर्जी का कारण बनता है। आज 80% जो लोग एस्थमेटिक एलर्जी के शिकार हैं, वो सारे टाइफाइड या नमूनिया बिगड़ने की वजह से एस्थमेटिक एलर्जी के शिकार हैं। और सरकारें कहती हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल कहते हैं कि आपका कोई इलाज नहीं हो सकता, उनका इलाज होता है, लेकिन वो इलाज पहले बुखार का होता है, बाद में इसका होता है। बाकी बीमारियों पर बाद में चर्चा करें। आज जो मेन बात है ये टाइफाइड, क्योंकि इस जैसे ही बुखार किसी को आएगा तो मान के चलना इनमें से 80% लोगों को टाइफाइड भी होगा, क्योंकि इन सबके पहले टाइफाइड बिगड़े हुए हैं। अगर कोई नाड़ी वैद्य हो तो अगर आज 100 में से 100 के चेक करे, नाड़ी चेक करे, तो 80 को टाइफाइड मिलता है। ये हमारी रोज की कहानी है। तो साथियों, जो पूरा जो प्रोपेगेंडा रचाया गया सरकारों के द्वारा, एलोपैथी माफियाओं के द्वारा, ड्रग्स माफिया के द्वारा, एक पूरा जो माहौल खड़ा किया गया, बुखार पे बहुत गहराई से जांच हुई, बुखार पे बहुत बारीकी से अध्ययन किया गया। सबको पता था कि वैद्यों ने बुखार की चिकित्सा करना छोड़ दी है, इसलिए इनको लपेटा जा सकता, तो बुखार के मामले में लपेटा जा सकता है। जैसे ही लोगों को टाइफाइड हुआ, बुखार हुए, लोगों को लगा कि मतलब सांस लेने में तकलीफ हुई, डर के मारे लोग हॉस्पिटलों में भागे, और क्या हुआ हमें बताने की जरूरत नहीं है। साथियों, आप सब साथियों के माध्यम से जनता सरकार मोर्चा जो आप सभी के साथ आपके साथ बनाया है, आपके लिए बनाया है, हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं, हमें दोबारा उसी व्यवस्था में जाना पड़ेगा जहां से हमने वहां से वापसी की थी। अपने ऋषि परंपरा को मानना पड़ेगा, अपने गुरुकुल परंपरा में जाना पड़ेगा, अपना भोजन ठीक करना पड़ेगा, दिनचर्या ठीक करनी पड़ेगी, ऋतुचर्या समझनी पड़ेगी। जब तक आप चीजें नहीं समझोगे बहुत मुश्किल है आप इन राक्षसों से बच पाओगे। हाँ, अब इसमें 2-3 चीजें आई, जैसे अब होली पे क्या है, अब इतने त्योहार जो अपने थे, इतने साइंटिफिकली त्योहार थे, और हमारा इतना बुरी तरह मजाक उड़ाया गया कि जैसे मैंने होलिका के बारे में वैद्य जी ने बताया कि होली का और मतलब प्रहलाद का क्या मतलब होता है, क्यों चने खाए जाते हैं, ताकि
कफ का मतलब कफ को सुखा जा सके, क्यों जौ को भून के खाया जाता था कि कफ सुखा जा सके। और इसी में जो है मतलब अगले दिन क्या होता, जैसे होली जलाई जाती थी तो वो जो कंडे होते थे वो गाय के गोबर के होते थे, और उस वो जो होली जलती थी उस कंडों से अगले दिन भस्म बन जाती थी, और वो भस्म से होली खेली जाती थी। पुराने समय में जो होता था वो उस भस्म से, उस राख जिसको बोलते हैं, उससे होली खेली जाती थी, वो पूरे शरीर पर लगाई भी जाती थी। उसका साइंटिफिक ये मामला था कि मतलब वो जो पूरा जो शरीर पे जो वो भस्म जो लगती थी तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा होता है। अब तो आयुष विभाग ने भी एक रिपोर्ट हमने करवाई थी, हमने उसमें रिपोर्ट में ये देखा कि जो गाय के गोबर के कंडों की जो भस्म होती है उसमें जो ऑक्सीजन लेवल होता है 46.6% होता है। ये आयुष विभाग की लाइव की रिपोर्ट थी। तो जब वो शरीर पे लगती है शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, वैसे ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से कफ का क्या मामला होता है? सर्दी के मौसम में लोगों में गर्म कपड़े पहने तो ऑक्सीजन कम हो जाता है। हाँ, सर्दियों में जब हम गर्म कपड़े पहनते हैं, क्योंकि त्वचा भी सांस लेती है, तो त्वचा सांस लेती है तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि हम गर्म कपड़े और ज्यादा कपड़े डालते हैं तो उस वजह से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। छोटे छोटे धब्बे हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो और जाता वैद्य जी का जो ये भी कहना है कि इसमें इस मौसम में जो अभी जो मौसम चल रहा है इसमें सबसे ज्यादा एलर्जी, चमड़ी के रोग आएंगे। चमड़ी के रोग सबसे ज्यादा इसी मौसम में आएंगे, जिसको भी चमड़ी के रोग होंगे सबसे ज्यादा इस मौसम में बढ़ेंगे उसके लिए फिर वैद्य जी जैसे वो आपने बताया कि उस भस्म को लगाना होता है। आप अगर होली में इस तरह यूज नहीं करें तो आप रोज रूटीन में यूज कर सकते हो। नीम की कोपल खाना, इस मौसम में जो नीम की छोटी कोपल होते हैं वो बहुत अद्भुत काम करती हैं इस मौसम में, खासकर एलर्जी वगैरह के लिए, कफ दूषित होने से बचाने के लिए। नए कोपल जो होते हैं नीम के, इस मौसम में खासकर वो खाए जाते हैं। और वैद्य इस मौसम में क्या खा सकते हैं अच्छा क्या इस मौसम में? कटु स्वाद अच्छा है। मतलब कड़वे रस जो बता रहे हैं वैद्य जी कि कड़वे रस इसमें बहुत अच्छे हैं, जैसे नीम है, गिलोय है, चिरायता है, कसला कसैले जो चीजें हैं, क्योंकि मीठा बंद होता है और मतलब कफ को सुखाना होता है तो कड़वी चीजें ज्यादा इसमें बताई वैद्य जी ने। और कड़वी चीजों में जैसे सॉरी करेला भी इस मौसम में खाया जाता है क्या? तीखा तीखा सॉरी, इसमें कड़वा भी तीखा भी खाया जाता है। तो तीखे में जैसे मिर्ची है, मिर्ची इस मौसम में बहुत अच्छी है, आप खा सकते हो। कटु, कटु मतलब कड़वा तीखा हाँ होता था। हाँ और हाँ, तिक्त में मतलब तो मिर्च वगैरह है। अचार भी खाया जा सकता है क्योंकि अग्नि बढ़ाएगा। और जैसे इसमें एक वैद्य ने गजब जो बात बताई कि मैंने कहा वैद्य जी इसमें पानी में किस तरह के पानी में नहाना चाहिए, उसने कहा कि ठंडे पानी में नहाना चाहिए, जिसका जिसका शरीर मानता हो, सबके लिए नहीं, जिसका शरीर मानता हो। तो मैंने कहा वैद्य जी क्यों नहाना चाहिए? उसने कहा कि होली में क्या होता है, पानी डालते हैं। चलो आजकल के जो बुद्धिजीवी हैं ये अलग विषय है, लेकिन होली में क्या होता है, पानी डालते थे। ठंडे पानी से क्या होगा, जैसे शरीर ठंडा पानी के टच में आएगा तो शरीर में बाहर का टेम्परेचर ठंडा होगा, शरीर में अग्नि बढ़ेगी, शरीर की अग्नि बढ़ेगी, तो अग्नि बढ़ेगी तो जो कफ है उसको सुखाएगी। ये जो साथी जिसने थोड़ा बहुत आयुर्वेद पढ़ा वो अच्छे समझ जाएंगे। अंदर जैसे बाहर ठंडे पानी से आप शरीर को नहाओगे तो अंदर की अग्नि बढ़ेगी, और अंदर की जो ऐसी अग्नि बढ़ेगी तो आपका जो कफ है वो सूखेगा। और इस मौसम में खासकर अग्नि को ही बढ़ा के रखना होता है। अग्नि जितनी प्रबल होगी उतना ही आपके कोशिश के रोग है जो कम आएंगे। और जो वैद्य अगर मैं गलत ना हूं तो देखिए जो एक वायरस जो थ्योरी है, मुझे नहीं पता वो वायरस वाले वायरोलॉजिस्ट है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक चीज जो समझी है कि जैसे जो जितने भी दुनिया के वायरस हैं, जब आपका जन्म होता है तो आपके साथ ही आते हैं, जब जीते हो साथ में ही रहते हैं, और मृत्यु पर्यंत तक आपके साथ सारे तरह के वायरस रहते हैं। अब मान लीजिए जैसे कफ के ऋतु का जो बुखार है उसका वायरस शरीर के अंदर ही था, वो शरीर के अंदर ही है। जिसका कफ बिगड़ेगा, जिसका कफ ज्यादा दूषित होगा, जो दिनचर्या का ऋतुचर्या का पालन नहीं करेगा, वो वायरस उस कफ में पनपेगा और मल्टीप्लाई करेगा। वायरस मतलब अपने कीटाणु की संख्या बढ़ाएगा तो वो बुखार बन जाएगा। हमारे कुल वजन का 5% हमारी आहार नली में होता है। क्या चीज भाई जी? जीवाणु। जीवाणु का कुल वजन के 5% आहार नली में होता है। कुल मतलब शरीर का कुल वजन का, कुल जितने होते हैं ना, जितने वायरस होते हैं, उनका 5% तो आहार नली में। वैद्य का ये कहना कि जितने भी वायरस शरीर में होते हैं उसके 5% जो होते हैं वो आहार नली में होते हैं। तो आहार नली में ऑलरेडी रहते हैं वो, तो जैसे ही किसी का कफ बिगड़ता है तो वो अपने आप में मल्टीप्लाई करके बुखार बना देता है। और बुखार क्या होता है, शरीर टेम्परेचर बढ़ाता है उसको बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो आप किसी मतलब किसी डायपर से लगा के अपने मुंह पे उस वायरस से बच जाओगे, या अंदर घर में रह के बच जाओगे, या इस तरह की ये जो सोच है, ये कौन कौन साइंटिस्ट थे, ये कौन वायरोलॉजिस्ट थे, हमें तो ये समझ में ना तो आई है और ना आएगी। क्योंकि जो व्यक्ति आयुर्वेद को जानता है उसको ये सारी चीजें पता है कि सब मतलब ये फेक है। और अब तो लगभग बहुत सारे लोगों को भी पता लग गया कि फेक है, और ये तो इसका मामला कुछ और ही था, अब तो सबको पता भी लग गया है। लेकिन फिर भी ये कोशिश कर सकते हैं, अगर आप लोग नहीं समझे, अगर आप लोग नहीं सुधरे, आपने अपनी चिकित्सा और पड़ोसी की चिकित्सा से नहीं की, इस तरह का आप उनको नहीं बताओगे, तो ये हो सकता है कि इस बुखार को दोबारा से फिर एक वेरिएंट का रूप देके और फिर लोगों को फंसा दें।
क्योंकि डर जो है वो सबसे डर बड़ी चीज़ होती है। और जब व्यक्ति डरता है तो उसको मतलब किसी की नहीं सूझती, वो किसी की नहीं सुनता और उसको लगता है जी हाँ सब कुछ है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। पिछले दिनों में आपने भी देखा और हमने भी देखा। तो साथियों इस ऋतु की आप तैयारी करिए। ये 5-6 जो दवाई मैंने बताई हैं ये आप घर में लाके आपने रखनी है। बाकी जो दवाइयाँ थी वैसे जो बाकी दवाइयों का यूज जैसे ज्वरंकुश कब देनी होती है, सिर्फ कफ के बुखार में। जोरंकुश ऐसे तो कभी भी दी जा सकती है, लेकिन पेट का इन्फेक्शन जो ज्यादा हो ना, हाँ, तो जोरंकुश दिया जाता जैसे मान लीजिए किसी को पेट में ज्यादा इन्फेक्शन है, उसकी वजह से बुखार है, पेट में दर्द साथ में है, तो ज्वरंकुश आप दे सकते हो। संजीवनी बटी हर तरह के बुखार में दी जाती है। संजीवनी बटी का जो मैंने नाम लिया था वो हर तरह के बुखार में दे सकते हो आप। 3-3 गोली, 2-2 गोली बहुत है। सुबह शाम खाली पेट दें, कैसे दें? है। खूब सेफ है, कैसे भी दो। कैसे भी दो। संजीवनी बटी तो होनी ही चाहिए। संजीवनी बटी तो आप पहले दूसरे दिन से दे सकते हो। संजीवनी बटी सबको आप दे सकते हो, ठीक है। और इसमें चंद्रप्राण बटी की कोई जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। चंद्रप्राण बटी की कोई जरूरत नहीं है। नो, हाँ, तो ये जो सारी ज्वरंकुश का मैंने बता दिया, संजीवनी बता दी, अमृतारिष्ट का बता दिया आपको, विषम ज्वरांतक आपको बता दिया, सुदर्शन चूर्ण का बता दिया, कालमेघ आसव बता दिया। मोटा मोटा इसमें ये है कि कालमेघ आसव, सुदर्शन चूर्ण और आपका जो है विषम ज्वरांतक, ये मुख्यतः टाइफाइड के लिए है। और वो बाकी जो मुख्य है जैसे मान लीजिए अमृतारिष्ट है, संजीवनी है, ज्वरंकुश है, और आपका ये जो चीजें हैं ये सामान्य बुखार जो उसके लिए आपका काम कर देंगी। संजीवनी बूटी सब में दे सकते हो आप, कोई समस्या नहीं है। चंद्रकला रस तभी देना जब बुखार 103 से ऊपर हो, तो 2 टैबलेट आप शहद में दे देना, छोटे बच्चों को 1 टैबलेट दे देना, तो उससे उसका बुखार कम हो जाएगा। साथियों घबराना कहीं से भी नहीं है। मेरा नंबर भी फेसबुक पे है, व्हाट्सएप भी है। बस निवेदन, आप बुखार बिगाड़ के अगर आओगे, बुखार बिगाड़ने के बाद पूछोगे जी अब क्या करूं, आपने बुखार हुआ टैबलेट लेकर बुखार उतार लिया, फिर हम कुछ नहीं कर पाते, फिर बात निकल जाती है हाथ से। 2 रास्ते हैं, आस पड़ोस में या तो किसी आयुर्वेद वाले डॉक्टर से आज ही संपर्क करिए, उससे संपर्क बनाइए, दोस्ती बनाइए, भाईचारा बनाइए। कोई होम्योपैथी का डॉक्टर हो उससे भाईचारा बनाइए। अगर कोई समस्या आती है तो कोई चीज़ करना जी, मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा उस बीमारी का, मेरा टेस्ट करिए टाइफाइड का या बुखार का और मुझे उसके हिसाब से दवाई दे दीजिए। परहेज आपने करने वो बताए ना बताए। और आपने अगर किसी को लगता है जी मैं मतलब कॉन्फिडेंट हूँ घर पे चिकित्सा कर लूंगा, तो उसकी मैं दवाई आपको बताई है। साथियों निवेदन आपसे, ये वीडियो कोई भी सुने, आपको अच्छा ना लगे कोई दिक्कत नहीं होता, आपकी वजह से कोई दूसरा व्यक्ति सुन ले उसको अच्छी लग जाए, उसके पास व्यवस्था ना हो डॉक्टर पास जाने की, तो ये दवाइयाँ आप घर में ला कर रख सकते हो, अपने बच्चों को दे सकते हो, अपने आप दे सकते हो। हम परिवार में यही देते हैं। बुखार में हमारे बच्चों को बुखार भी होता है, हमें देखना पड़ता है बच्चों का बुखार। कई बार बच्चों का बुखार जैसे होता है तो बड़े सोचते हैं जी मतलब हम देख नहीं पा रहे बच्चे की स्थिति, आपको देखनी पड़ेगी, उस बच्चे के जीवन के लिए देखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि बुखार जो है वो थोड़ा सा दर्द दिक्कत सबको आती है, लेकिन पेशेंस आपका जरूर होना चाहिए और थोड़ी सी नॉलेज। फिर भी आप अपना कोई आसपास का डॉक्टर है, BMS कोई आयुर्वेद से चिकित्सा करता हो या कोई होम्योपैथी का हो, तो आपसे संपर्क करिए, भाईचारा बढ़ाइए और इस तरह आप इस समस्याओं से बच सकते हो। उसके बाद आपने आयुर्वेद को पढ़ना शुरू करिए, दिनचर्या ऋतुचर्या। हाँ जी भाई जी कुछ बचे? BMS है और मतलब जो सेवा करना चाहते हैं वो एक बार हमसे जुड़े, हम उनको हाँ, ट्रेनिंग देंगे। अगर ये कोई BMS हमारी बात सुन रहा हो इस वीडियो के माध्यम से, किसी शहर में बैठा हो, आप हमें अपना नंबर भेजना। अगर इस तरह आपको लगता है जी मैं उसमें मदद कर सकता हूं, तो हम आपको किसी पेशेंट का फोन आएगा तो आपका नंबर देंगे। कोई भी साथी हरियाणा से बाहर कोई BMS अगर कोई साथी सुन रहा हो, और वैसे चेक करने का तरीका बताओ। हाँ, और हम आपको मतलब किस तरह टाइफाइड है उसकी, अगर हम वैसे आपसे बड़े नहीं है लेकिन हमारे मुख्य वैद्य जी आपको ट्रेनिंग भी दे देंगे, किस तरह आपको डायग्नोस करना है कि कौन सा आपका बुखार है क्या है, वो एक पूरा आपको बता देंगे एक बार उस माध्यम से। तो साथियों निवेदन है सबसे, ये वीडियो किसी को पसंद ना आए तो भी शेयर कर देना, ना आए तो भी कर देना। उसका आपको ना आए, आपके माध्यम से किसी और को आ जाए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि अभी ये मैक्सिमम 10 दिन का समय है, उसके बाद ये बुखार का जो सिलसिला वो आएगा। तो साथियों कोई गलत बात निकली हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, और इसमें कुछ बचा होगा तो फिर लाइव आएंगे। और इस नंबर पे व्हाट्सएप है, तो जितना संभव हो पाएंगे जवाब, संभव हो पाए सबके जवाब देंगे। कई बार व्यवस्था ऐसी हो जाती है कि बताइए दिनचर्या पालन, ऋतुचर्या पालन करो कुछ। हाँ, सबसे अच्छा ऋतुचर्या का पालन करो, बुखार आए ही ना। बस कफ की जो ऋतु है ये वसंत ऋतु, उसकी दिनचर्या पालन करो, बुखार आएगा ही नहीं। सीधी सी बात है, सबसे अच्छा तरीका ये है कि बीमार पड़ो ही ना। जो भोजन बताया गया, भोजन बिल्कुल हल्का, बहुत भारी भोजन बिल्कुल भी नहीं। जिस ऋतु में जो खाना रहा है उसके हाँ। ऊपर जाओ, अपने बुजुर्गों से पूछो सबसे अच्छा कि अपने बुजुर्गों के पास बैठो कि जिस मौसम में क्या खाना होता था, क्या नहीं खाना होता था, किस तरह का व्यवहार होता था, आचार होता था। तो आप जब बैठोगे उनसे तो बताएंगे जी हम इस मौसम में ये खाते थे, ये नहीं खाते थे, ये खाते थे, ये नहीं खाते थे। तेल बहुत अच्छा तेल खा सकते इस मौसम में, क्योंकि तेल भी थोड़ा पित्त बढ़ाएगा और कफ को सुखाएगा। तो साथियों आशा है आप लोग स्वस्थ रहेंगे और अपने पड़ोसी को भी स्वस्थ करेंगे। अपने आप नहीं, सिर्फ पड़ोसी को भी स्वस्थ करना है। इन्हीं बातों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्ते साथियों, भारत माता की जय।